गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स का लास्ट टॉपिक जो है फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के क्या फंक्शन है? सबसे पहला है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल्स। कार्बोहाइड्रेट जो है ये सर्व करते हैं एज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल मटेरियल इन सम एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुछ एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल मटेरियल कहलाते हैं। तो उसके बाद है मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो है ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे बॉडी के अंदर। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4000 से 5000 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। तो इमीडिएट एनर्जी जो हमारे बॉडी टिश्यूज ऑर्गन या हमारे बॉडी को जरूरत होती है वो सप्लाई करता है कार्बोहाइड्रेट। किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट? दैट इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज सप्लाइज द इमीडिएट एनर्जी नीडेड बाय द tissues. Glucose is the sole form of energy for brain and other nervous tissues. ग्लूकोज जो है ये अकेली ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जो किसके लिए जरूरत होती है? ब्रेन को जरूरत होती है और नर्वस टिश्यूज को जरूरत होती है। ब्रेन टिश्यू, ब्रेन और नर्वस टिश्यूज को जो भी एनर्जी की जिस भी एनर्जी की जरूरत होती है वो सारी एनर्जी जो है पूरी करता है ग्लूकोज। ठीक है। और इसका मतलब कि अगर ग्लूकोज की कमी हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है? हमारे ब्रेन को डैमेज भी हो सकता है अगर हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो जाए। तो इससे पता लगता है कि जो सबसे मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे बॉडी के अंदर है वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जो कार्बोहाइड्रेट जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है स्टोरेज सब्सटेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो है ये स्टोरेज सब्सटेंसेस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी है। कार्बोहाइड्रेट जो है बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं। अगर एनिमल्स की बात करें तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है स्टोर होते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च जो है वो स्टोर होते हैं। इनको हम रिजर्व एनर्जी भी बोलते हैं, स्टोर्ड फूड भी बोल सकते हैं। रिजर्व स्टोर्ड फूड जो है बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन है। अगर हम एनिमल्स में बात करें तो ग्लाइकोजन जो है ये स्टोर होता है लिवर के अंदर। ठीक है। तो जो ग्लाइकोजन लिवर के अंदर स्टोर होता है वो क्या काम करता है कि वो हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करके रखता है। लेकिन दूसरी तरफ ग्लाइकोजन जो है वो मसल्स में भी स्टोर होता है। तो इसका मतलब अब यह हुआ कि जो मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन है वो यूज नहीं होता अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करना है। तो वहां पे जो मसल का ग्लाइकोजन है, मसल के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो अवेलेबल नहीं होता है फॉर रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल। उसके लिए खाली जो ग्लाइकोजन लिवर के अंदर स्टोर होता है वही अवेलेबल होता है। तो जो मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो मसल्स ही यूज करते हैं जब मसल्स को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जब उनको रिलैक्सेशन या कंस्ट्रक्शन में कंट्रैक्शन जो है मसल्स करते हैं तो उस वक्त वो एनर्जी जो है वो ग्लाइकोजन जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलेशन ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म, कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये फैट मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट जो है वो एसेंशियल हैं अगर नॉर्मल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स का होना जरूरी है। तो नॉर्मल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स के लिए कुछ कार्बोहाइड्रेट जो है वो काफी जरूरी है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट करें डाइट के अंदर तो उससे क्या होता है कि फैट की मेटाबॉलिज्म जो है वो रैपिड हो जाती है। तेजी के साथ फैट जो है वो मेटाबोलाइज होना शुरू हो जाता है, ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। तो उससे रिजल्ट क्या होता है कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज्ड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं, लीडिंग टू कीटोसिस, जिससे क्या हो जाता है? कीटोसिस हो जाता है। अब कीटोसिस क्या होता है कि इसके अंदर कीटोसिस इन्वॉल्व्स बॉडी प्रोड्यूसिंग कीटोन बॉडीज
out of fat and using them for energy instead of carbohydrates। कि कीटोसिस में क्या होता है कि जो बॉडी प्रोड्यूसिंग कीटोन बॉडीज हैं जो फैट से निकलती हैं वही यूज होती है फॉर एनर्जी इंस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे हमें की अगर जरूरत होती है नॉर्मल कंडीशन में तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो काम आते हैं, लेकिन कीटोसिस में कार्बोहाइड्रेट की जगह फैट, जो कीटोन बॉडीज फैट में से निकलती हैं वो यूज होती हैं फॉर एनर्जी। ये कॉमन है जब अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मिलिटिस में जो है ये सबसे ज्यादा कॉमन है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो है वो रोल प्ले करते हैं इन गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल फंक्शन के अंदर। जैसे लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या करता है कि जो डिजायरेबल बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं उनको उनकी ग्रोथ को ये प्रमोट करता है लैक्टोज। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये सिंथेसाइज करते हैं बहुत टाइप की बीटा कॉम्प्लेक्स विटामिन को, क्या है ये सिंथेसाइज करते हैं। उसके अलावा लैक्टोज जो है ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है की रोल इन मेटाबॉलिज्म। ये तो हमें पता ही है कि कार्बोहाइड्रेट जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म जैसे अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म है या फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म है, तो इनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो की रोल जो है वो प्ले करते हैं। उसके बाद है सेल रिकॉग्निशन। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं या ओलिगोसैकेराइड्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सर्व करते हैं आइडेंटिफायर्स कि जो सेल को असिस्ट करते हैं एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करने में। सेल जो एडजेसेंट सेल्स हैं या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है उनकी रिकॉग्निशन करने में भी कार्बोहाइड्रेट जो है अपना रोल जो है प्ले करते हैं। उसके बाद है सपोर्टिव फंक्शन। सपोर्टिव फंक्शन जैसे हमने पढ़ा था कि प्लांट्स में सेलुलोज जो है ये एक्ट होता है एज सपोर्टिव फंक्शन, जो प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसी तरह अगर हम बोन टिश्यू की बात करें तो इसमें कॉन्ड्राइटिन सल्फेट प्रेजेंट होता है जो ऑफर करता है सपोर्टिव फंक्शन। नेक्स्ट की बात करें तो वो है बायोलॉजिकल सीमेंट्स। कार्बोहाइड्रेट जो है ये एक्ट होते हैं एज बायोलॉजिकल सीमेंट। जैसे हमारा एसिडिक हेट्रोपैलीसैकेराइड्स है, जैसे इसमें हाइलुरोनिक एसिड था, ये फंक्शन करता है एज इंटरसेलुलर सीमेंटिंग सब्सटेंस, कि जो सेल के अंदर सेल जो हैं वो एक दूसरे के जो एडजेसेंट सेल्स हैं उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में जो है अहम रोल अदा जो है वो कार्बोहाइड्रेट करते हैं, उनको एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करते हैं, जिनको हम इंटरसेलुलर सीमेंटिंग सब्सटेंस भी बोलते हैं। इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को बायोलॉजिकल सीमेंट्स भी बोलते हैं। और लास्ट है इसमें एंटी कोगुलेंट्स। कार्बोहाइड्रेट जो है ये एक्ट होते हैं एज एंटी कोगुलेंट्स। जैसे हेपेरिन है, सिंथेटिक सल्फेटेड पॉलीसैकेराइड्स हैं जो वाइडली यूज होते हैं एज एंटी कोगुलेंट्स। एंटी कोगुलेंट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं कि ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉट्स बनने नहीं देते, ब्लड क्लॉट्स जो है वो प्रिवेंट करते हैं बनने से। तो कार्बोहाइड्रेट्स यहां भी अपना एक अहम रोल अदा करते हैं कि इनका यूज होता है एज एंटी कोगुलेंट। जैसे हेपेरिन एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका यूज होता है फॉर एंटी कोगुलेंट। तो ये थे डिफरेंट फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पहला था स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल्स, उसके बाद दूसरा आ गया मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तीसरा आ गया स्टोरेज सब्सटेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फोर्थ आ गया रेगुलेशन ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म, फिफ्थ आ गया रोल इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनियल फंक्शन, फिफ्थ आ गया सेल रिकॉग्निशन, फिर है सपोर्टिव फंक्शन, बायोलॉजिकल सीमेंट एंड एंटी कोगुलेंट्स। तो इसके साथ ही जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक था वो आज खत्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। थैंक यू।